6 दिसंबर 1992 आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख के सबसे स्याह दिनों में से एक। पूरी दुनिया ने देखा किस तरह मजहबी उन्माद में डूबी भीड़ ने दिन की रोशनी में ये स्याह इबारत लिखी। करीब 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया, तब न सिर्फ ये घटना हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखी, बल्कि कैमरे ने भी इसे कैद किया। ऐसा नहीं कि मस्जिद का ढांचा खुद ब खुद भर कर गिर गया, इसे बाकायदा तैयारी के साथ गिराया गया। इस बात को दुनिया भर ने माना। सीबीआई की विशेष अदालत को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया और 30 सितंबर 2020 को मस्जिद गिराने के सभी 32 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है। बाबरी मस्जिद को किसने गिराया, ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछा जाएगा। सीबीआई अदालत की माने तो न किसी ने किसी को मस्जिद गिराते हुए देखा, न किसी के खिलाफ इस मस्जिद को गिराने के सबूत हैं, और ना ही मस्जिद गिराने की कोई साजिश हुई। मानो मस्जिद की इमारत भीड़ देखकर घबरा गई और उसने खुद ही कहा कि चलो हम ही गिर जाते हैं। सवाल यह है कि अदालत में आखिर क्या हुआ? क्या सीबीआई अदालत के सामने सबूत पेश करने में नाकाम रही, या सीबीआई ने जानबूझकर अदालत में मजबूत सबूत नहीं रखे, या अदालत ने न्यायिक मापदंडों का ठीक से पालन नहीं किया? क्या इस मामले में अदालत ने जानबूझकर उन सबूतों या घटनाओं की अनदेखी की जो मस्जिद विध्वंस के ठीक पहले दुनिया देख रही थी? तो हमने जब देखा कि वहाँ किस तरीके से बेलचों का इस्तेमाल हुआ, बाबरी मस्जिद की जो चौड़ी चौड़ी दीवारें थी उनको नैरो डाउन करने के लिए, और उनमें छेद जब वो पतली कर ली गई तो उनमें छेद किए गया, उनमें से रस्से डाल करके वो खींचा और धड़ से गिर गया। पूरा एक एक गुंबद इस तरीके से गिराया गया था। क्योंकि अगर नॉर्मल कोर्स में जैसे लोग आम आदमी समझते हैं कि ऊपर से वो तोड़ना शुरू किया था, लोग चढ़ गए थे वहाँ से, ऊपर से शुरू करते तो शायद 10 रोज़ में भी नहीं, 15 रोज़ में नहीं गिरा पाते, क्योंकि इतनी मजबूत बिल्डिंग थी। जब वो ऊपर बेलचे मारते थे या लोहे की कोई चीज़ मारते थे गुंबज पे, तो गुंबज पे तो स्पार्किंग निकलती थी, प्लास्टर तक नहीं टूटता था। भाषण वही उन्मादी भाषण हो रहे थे, अपना जो थे नारे लग रहे थे, सड़कों पर गुम्मे डाल दिए गए थे कि मतलब कोई प्रशासनिक सिस्टम जो है वहाँ पे अब एकदम से आ ना पाए, मिलिट्री इस टाइप की जो है वहाँ पे आ ना पाए, तो इस टाइप के गुम्मे डाल दिए गए थे। तो वो 6 दिसंबर की जहाँ तक बात है, वो लोग तो वहाँ शूट कर रहे थे, मेरी टीम तो। मैं डिफेंस कॉलोनी में लंच करने गया मार्केट में। लंच के बाद मैं बाहर निकला तो मैं पान बनवा रहा था। उन दिनों मैं सादा पान कभी कभी खा लिया करता था। तो पान वाला बोला कि एक गुंबद तो गिर गया सर। खत्म हो चुका है, भीड़ दुनिया भर के लोग चढ़ रहे हैं, ये सब हंगामा चल रहा है, वो chaos। उसके बाद एक शॉट, उसी शॉट में मेरा है कि एक पुलिस की टोली आती है और वहाँ खड़ी होती है, और वो जो उनका हेड है पुलिस का, जो उनका मेन आदमी है, वो अपनी टीम से कह रहा है अभी कुछ करो, क्या कर रहे हो, कुछ करो, देख कर गोली चलाओ, कुछ तो करो। तो वो टीम ने कुछ नहीं किया, उसके वो वापस चले गए। दरअसल ये मामला 2 अलग अलग अदालतों में चल रहा था। 8 आरोपियों के खिलाफ रायबरेली की अदालत में, जबकि 24 अभियुक्तों के खिलाफ लखनऊ में सुनवाई चल रही थी। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 नेताओं के खिलाफ ढांचा ढहाने की साजिश में मुकदमा चलाने की हरी झंडी दी और सभी मामले लखनऊ ट्रांसफर कर दिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में नए सिरे से ट्रायल शुरू नहीं होगा, यानी जितनी गवाहियां रायबरेली में हो चुकी थी, लखनऊ में उससे आगे की सुनवाई होनी थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पूरा करने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय कर दी। वो इस तरीके के हिमाकत वाले सवाल पूछते थे, मेरा ख्याल गवाह को कंफ्यूज करने के लिए, उसको इंटिमिडेट करने के लिए। तो मुझसे बोलते कि अच्छा आपको पता है, आप जब गए थे, आप कह रहे हैं ये सब कहानी आप बता रहे हैं कि आप गवाह हैं, तो आप जब वहाँ से देख रहे थे डेमोलिशन, तो आप किस दिशा में खड़े थे?
हमने कहा मैं समझा नहीं। दिशा बोले आप दिशा नहीं जानते हैं? दिशा तो 5वीं क्लास का बच्चा जानता है। मैंने कहा क्या होती है दिशा, मुझे नहीं पता। तो बोले कि दिशा मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। हमने कहा भाई अगर आपने ये बात है तब 22 साल हो चुके थे डेमोलिशन को, यानी 2004 की बात है। तो मैंने कहा अगर पता होता मुझे कि 22 साल बाद डेमोलिशन के आप ये पूछेंगे कि किस दिशा में खड़े थे, तो मैं कंपास लेके जाता। ये सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उससे पहले, और ये अभी तक चल रहा था, ये तो बाद में आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब तय कर दिया कि लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने गलती की है उन्हीं को ही जमीन दी जा रही है ताकि वहां पर वो मंदिर बनाएं, ठीक है ना। अब फैसले के बारे में जग जाहिर है कि मतलब क्या बोलना कि किस तरह का फैसला है। और बरी हो गए हैं लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया, उनको इस कोर्ट ने बरी कर दिया। तो वो एक शेर है ना, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चले। अदालत ने जब फैसला सुनाया तो सभी हैरान थे। अदालत ने कहा कि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी मस्जिद गिराने के दोषी नहीं हैं। अपने फैसले में अदालत ने कई मजेदार बातें भी कही, जैसे विवादित ढांचा गिरा दिए जाने के बाद मामले में सह अभियुक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने इस घटना पर दुख भी प्रकट किया था। इसकी आलोचना किसी अभियुक्त द्वारा नहीं की गई। इस बात का सबूत पत्रावली पर मौजूद है। यानी घटना पर दुख जताने भर से लाल कृष्ण आडवाणी साजिश के आरोप से बरी हो गए। पेशी के आपने वहाँ क्या देखा, तो वहाँ पे कोई मजहबी उन्माद नहीं था, वो एक जुनून था वहाँ पे तोड़ने का जो था, वही उसी टाइप का वहाँ पे उनको बयान देते थे। तो उसका केस जो था बाद में ख़त्म हो गया। तरह तरह के सवाल पैदा करती हैं, तरह तरह के शक व शुबा पैदा करती हैं कि क्यों नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जस्टिस का यही तरीका है। अपने फैसले के पीछे न्यायाधीश एस.के. यादव ने जो बातें कही हैं, वो भारत के न्यायिक इतिहास में हमेशा के लिए चर्चा का विषय बनी रहेंगी। जैसे कि मीडिया के लोग ये नहीं बता सकते कि उस दिन मौके पर पर्याप्त सुरक्षा थी या नहीं, बल्कि ये बात सिर्फ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं। या विवादित परिसर में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे दूसरे संप्रदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो, अथवा किसी प्रकार से राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हुई हो। फैसले में दर्ज है कि LIU रिपोर्ट से ये साफ है कि घटना के वक्त कार सेवा को लेकर मुस्लिम समाज में कोई उत्तेजना नहीं, बल्कि उदासीनता ही थी। बीजेपी नेताओं ने मुसलमानों का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि कहा कि विरोध उनसे है जो बाबर और औरंगजेब बनेंगे। और सबसे बड़ी बात जो जज साहब ने फैसले में लिखी वो है, वैसे भी विवादित ढांचे में नमाज अदा करने का कोई सबूत भी नहीं है। यानी न कोई मस्जिद गिराने गया था, न किसी की ऐसी कोई मंशा थी, न कोई विवाद हुआ और न कोई अपराध घटित हुआ। फिर आखिर हुआ ही क्या? ऊपर से जो देखा वो ये था कि जो मेन जो स्ट्रक्चर है उसके बाद एक ग्रिल लगी हुई थी, लोहे की ग्रिल, जिसको लोग चढ़ ना पाए। वायरिंग होती है ना, वायर, और जिससे लोग चढ़ ना पाए। उस ग्रिल के अंदर जो पुलिस लगी हुई थी, वो पुलिस देखा मैंने धीरे धीरे एक एक करके बाहर आनी शुरू हुई, और वो सबके सब बाहर आ गए, फिर चले गए, छोड़ गए उस एरिया को। तो वो शॉट है, मतलब मैं तो जो शॉट है वो बता रहा हूँ, जो अपनी तरफ से मैं कुछ बता नहीं रहा, ना मुझे इतना ध्यान है, लेकिन जो शॉट्स में को है। अपने 2300 पेज के फैसले में CBI अदालत ने कहा, चूंकि अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ सही फोटोकॉपी या साफ वीडियो और ओरिजिनल बयान दर्ज नहीं कराए गए, जो ऑडियो कैसेट जमा कराए गए उनसे छेड़छाड़ की गई थी, जो फोटो सबूत के तौर पर दिए गए उनके नेगेटिव नहीं जमा कराए गए, जो भाषण, अखबारों की कटिंग और तस्वीरें अदालत को दी गई वो प्रमाणित नहीं थी, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी इनमें से कुछ भी अदालत की नजर में सबूत के तौर पर नहीं माना गया। VHP के जो मीडिया सेंटर के ऊपर जब हम सीढ़ी पर चढ़ने लगे तो मुश्किल से 12-15 सीढ़ियाँ रही होंगी। तो जैसे ही हम करीब करीब पहुँच गए तो आवाज़ सुनी, अंदर कोई बात कर रहा था। शख्स हमें नहीं दिख रहा था, आवाज़ आ रही थी खाली, हाँ 200 बेलचे और 200 वसूलियाँ
पहुंच जानी चाहिए। तो मुझे जाहिर है एज अ जर्नलिस्ट शक हुआ कि भाई ये बेलचे और वसूलियों की यहाँ कहाँ बात हो रही है। खत्म हो चुका है, भीड़ दुनिया भर के लोग चढ़ रहे हैं, ये सब हंगामा चल रहा है, वो chaos। उसके बाद एक शॉट, उसी शॉट में देखा है कि एक पुलिस की टोली आती है और वहाँ खड़ी होती है, और वो जो उनका हेड है पुलिस का, जो उनका मेन आदमी है, वो अपनी टीम से कह रहा है भी कुछ करो, क्या कर रहे हो, कुछ करो, देख कर गोली चलाओ, कुछ तो करो। तो वो टीम ने कुछ नहीं किया, उसके वो वापस चले गए, ये भी वापस चले गए। तो वो शॉट हमारा है, उसमें ऑडियो भी है। सीबीआई अदालत ने जो कुछ भी कहा वो न सिर्फ सीबीआई की हैसियत, उपयोगिता और प्रामाणिकता पर सवाल है, बल्कि ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूत और गवाहों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या वाकई ट्रायल के दौरान सीबीआई से कोई बड़ी चूक हुई? क्या इस मामले में पेश किए गए सबूत वाकई आधे अधूरे और गैर प्रामाणिक थे? और गवाहों ने आखिर अदालत के सामने क्या कहा? ऐसे ही और बहुत से सवाल हैं जिन्हें हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जब हम बात करेंगे उन चश्मदीदों से जिन्होंने न सिर्फ मस्जिद को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा, बल्कि अदालत में सारा वाकया बयान किया। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड, ये बताना मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फ्रीडम एक्सप्रेस आपका मीडिया हाउस है और ये आपके पैसों से चलता है। नीचे दिए गए तरीकों से आप हमें मदद भेज सकते हैं। देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस।